एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं वन पर्सन कंपनी। हमने पिछली वीडियो में कवर आउट किए थे काइंड्स ऑफ कंपनीज, जिसमें हमने पब्लिक प्राइवेट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, चार्टर कंपनी, ये वाली कंपनीज कवर आउट की थी। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज। आज हम नेक्स्ट काइंड करने जा रहे हैं वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी, देखो जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि ये कौन सी कंपनी होगी। वो कंपनी जिसको बनाने के लिए सिर्फ एक पर्सन रिक्वायर है। अब प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर थे, पब्लिक को करने के लिए फॉर्म 7। लेकिन यहाँ पे एक नीड आई कि अगर 2 लोग होंगे, अगर बाई चांस ऐसी सर्कमस्टांस है कि 2 लोग नहीं मिल रहे, तो क्या वहाँ पे कंपनी नहीं फॉर्म हो सकती। यहाँ पे एक कंसेप्ट आया था वन पर्सन कंपनी का, जो ये कहता है कि अगर एक बंदा चाहे तो भी वो कंपनी अपनी खोल सकता है। ये कंसेप्ट जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 में आया। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रही है। ये क्या है कि इसमें हमें पार्टनरशिप का बेनिफिट भी मिलेगा और प्रोप्राइटरशिप का बेनिफिट भी मिलेगा और कंपनी का। इट मीन्स जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था कि सिर्फ 1 पर्सन इन्वॉल्व था, और यहाँ पे कंपनी, इसका भी बेनिफिट हमें मिलेगा और सोल प्रोप्राइटरशिप का भी। नेक्स्ट उन्होंने सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में इसकी डिफाइन दी है। इट प्रोवाइड्स दैट ऑल द provisions of act applicable to a private company shall be applicable to one person company unless otherwise excluded from the compliance। means जो privileges, जैसे rules जो है अप्लाई होंगे या जो provisions अप्लाई होंगी प्राइवेट कंपनी के ऊपर, वही प्रोविजंस अप्लाई होंगी वन पर्सन कंपनी के ऊपर। लेकिन एक्सेप्शंस है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ दी हुई है। एग्जाम्पल्स में उन्होंने लिखा है मित्तल भारत एग्रो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता। मींस जब भी आपने ओपीसी बनानी है तो साथ में कंपनी के नाम के आगे वर्ड लिखा होना चाहिए ओपीसी। और ओपीसी कहता है कि एक नॉमिनी होना बहुत ज़रूरी है, और वो नॉमिनी जो है माइनर नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। हम कब मानते हैं कि वो बंदा रेजिडेंट इन इंडिया में है? जब वो 182 डेज के पीरियड, जो पिछला हमारा साल था या फाइनेंशियल ईयर था, उसमें 182 डेज तक वो इंडिया में रहा हो, तभी हम उसे मानेंगे कि वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब न्यू रूल्स जो हैं वो 1 Feb 2021 से लगाया। MCA मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। MCA मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये अमेंडमेंट्स मेक करती है और बहुत सारे चेंजेस बनाए गए। यहाँ पे 5 जो मेजर चेंजेस थे वो 2021 में से आए इफेक्ट में, जिसमें फर्स्ट था कि NRIs भी अपनी OPC खोल सकते हैं, और 182 डेज की जगह 120 डेज कर दिए गए। OPC कंपनी जो है अपने आप को कन्वर्ट करवा सकती है प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में भी। रिक्वायरमेंट फॉर वॉलेंट्री कन्वर्जन ऑफ OPC, किसी भी कंपनी में अगर वो कंपनी 2 साल से ज़्यादा तक, मीन्स at least 2 years to expire from the incorporation of OPC has been deleted, so now OPC can be converted into any other time। means अगर 2 साल तक वो कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेशन के यहाँ पे 2 साल जनरल, 2 साल नहीं कि 2 साल उसने काम किया, फिर उन्होंने कहा है फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ OPC हैज़ बीन डिलीटेड, तो अब वो कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट भी है कि 50 लाख की जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए या उससे कम, और एनुअल टर्नओवर एवरेज 2 करोड़ होना चाहिए। और मोर इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड फॉर OPC टू कन्वर्ट इटसेल्फ। ये बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले ये रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया फॉर्मेशन ऑफ OPC। वन पर्सन कंपनी को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक पर्सन होना चाहिए, और उस पर्सन का नाम मेमोरेंडम में और उसके आर्टिकल्स में सब्सक्राइब होना चाहिए। वो सिटीज़न ऑफ इंडिया हो या रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, और माइनर तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। टू इंश्योर परपेचुअल सक्सेशन, द फर्स्ट प्रोविज़न जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में था कि मेमोरेंडम में नॉमिनी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन केस सब्सक्राइबर की डेथ हो गई तो नॉमिनी जो आगे बिजनेस कंटिन्यू करेगा ना, और उस नॉमिनी का कंसेंट भी होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा डायग्रामेटिकली दिया है फॉर्मेशन ऑफ OPC कैसे होती है। वन पर्सन जो होता है वो सब्सक्राइब करता है अपना नाम MOA में, और पूरी रिक्वायरमेंट्स रजिस्ट्रेशन की फुलफिल करता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो उसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए जहाँ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और 2021 की अमेंडमेंट के बाद 182 से लेकर ये 120 हो गई है रिक्वायरमेंट डेज की।
नॉमिनी भी जो है एमओए में होना चाहिए, जो मेंबर बन जाएगा सब्सक्राइबर की डेथ या इंसॉल्वेंसी के बाद। नॉमिनी जो है कभी भी अपना जो है विड्रॉ कर सकता है कंसेंट कि अब मैं नॉमिनी नहीं बनना चाहता। और सब्सक्राइबर भी नॉमिनी का नाम कभी भी चेंज कर सकता है, और ये इंटीमेशन उसने रजिस्ट्रार को भी प्रोवाइड करवानी है। नीचे भी बिल्कुल सेम चीज़ें गिवन है कि कंपनी में कोई भी चेंज आया तो वो उसने रजिस्ट्रार को बताना है। पेनल्टी है, जब भी 1% कंपनी या कोई भी ऑफिसर कॉन्ट्रावेन करेगा किसी प्रोविज़न को, देन उसे फाइन पड़ेगा, जो एक्सटेंड हो जाएगा 10,000 रुपीज़ तक, और फर्दर फाइन भी एक्सटेंड हो सकता है 1,000 रुपीज़ हर दिन का। ये 10,000 तो पड़ेगा 1,000 हर दिन का। सो यहाँ पे न्यू रूल्स गिवन है कि 1 अप्रैल 2021 से जो इफेक्ट में आए कि कैसे 1% कंपनी अपने आप को पब्लिक या प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकती है। सबसे पहले जैसे वहाँ पे था, अपने मेमोरेंडम में चेंजेस करो, आर्टिकल्स में चेंजेस करो और रेजोल्यूशन पास करो। 1% कंपनी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट और पब्लिक में आफ्टर इंक्रीजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट में जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और ओपीसी में तो मेंबर्स 1। सो मेंबर्स इंक्रीज करो, ओपीसी में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में। एज द केस में भी, और मिनिमम पेड अप कैपिटल भी एज पर रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करो, कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी ओपीसी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में। वैसे ही ई फॉर्म नंबर INC 6 जो है फिल आउट करना होगा कन्वर्जन के लिए। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अटैच करनी है अलॉन्ग विद द फीस की जो ऑल्टर किया हमने MOA AOA, रेजोल्यूशन जो पास किया उसकी कॉपी, जो मेंबर्स डायरेक्टर्स अपना कंसेंट दे रहे हैं, क्रेडिटर्स इनकी लिस्ट देनी है, और पिछले साल की जो ऑडिट मींस ऑडिट हुई बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी है। अगर तो रजिस्ट्रार जो है वो इन पूरी की पूरी ऊपर जो प्रोसीजर है उससे सेटिस्फाई है, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, तो वो सर्टिफिकेट इशू करेगा, अदरवाइज वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा। ठीक है जी, ये था हमारा 1% कंपनी का टॉपिक जो हमने आज इस वीडियो में कवर आउट किया। अब नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कंपनीज बेस्ड ऑन ऑनरशिप एंड कंट्रोल। ये 3 टाइप्स की कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडरी कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी में गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, पहले हम इन दोनों को समझते हैं कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल में मिनिमम 51% जो है वो शेयर हो। गवर्नमेंट कंपनी हम उसे भी कहेंगे जो पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास है। A subsidiary of government company will also be treated as government company। मान लीजिए 50% शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 50% शेयर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो ये होगी गवर्नमेंट कंपनी। इन दो केसेस में हम बात कर रहे हैं कि 51% शेयर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, 49% शेयर्स हो सकता है प्राइवेट वालों के पास हो सकता है किसी और स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। सो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। एग्जाम्पल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, STC, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी एग्जाम्पल्स है गवर्नमेंट कंपनीज की। अब गवर्नमेंट कंपनी की कुछ प्रोविजंस हैं, ये 3 उन्होंने नीचे दी हुई हैं। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है या और वो अपॉइंट होगा जहाँ रीअपॉइंट होगा बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक पोजीशन होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उन सभी में ऑडिटर को अपॉइंट करता है या रीअपॉइंट करता है। इसके पास पावर है कि उसने कैसे ऑडिटर्स को काम देना है, किस कंपनी का काम देना है, किस कंपनी का अकाउंट्स देने हैं। ऑडिट रिपोर्ट, और फिर ऑडिटर जो है सबमिट करेगा ऑडिट की हुई जो उसने चेकिंग की, ऑडिट मतलब चेक करना, ऑडिट की है ऑडिट रिपोर्ट उस कंट्रोलर ऑडिट एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, जो फर्दर बताएगा कि हाँ जी आपकी रिपोर्ट सही है या कुछ गड़बड़ी है, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही वो गवर्नमेंट कंपनी को जो है चलाने की कोशिश करेगा, बताएगा कि उस गवर्नमेंट कंपनी में क्या हो रहा है। एनुअल रिपोर्ट्स, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर होती है ना गवर्नमेंट कंपनी का, वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट जो काम है वो आ जाता है। और दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मींस लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में वो जो है
रिपोर्ट प्लेस की जाती है, उन्हें दिखाई जाती है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उस रिपोर्ट पे कमेंट्स भी करता है, मीन्स अपने रिमार्क्स भी देता है, और ये रिपोर्ट जो है विद इन द 3 months ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग प्रिपेयर की जाती है। जब स्टेट गवर्नमेंट इसकी मेंबर हो तो ये रिपोर्ट तब भी प्रिपेयर होगी, लेकिन तब ये रिपोर्ट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में दिखाई जाएगी। बट वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, द स्टेट गवर्नमेंट शेल कॉज द अबव डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड एंड लेड बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर। वही उन्होंने बात की, अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है तो वो लोकसभा राज्यसभा में दिखाएगी, अदरवाइज अगर वो मेंबर नहीं है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही मेंबर है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में मीन विधानसभा में अपना एनुअल रिपोर्ट को शो आउट करेगी। सेकेंड आता है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो में जो हम कवर आउट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट आउट करेंगे फॉरेन कंपनीज टॉपिक से, मीन्स कंपनीज बेस्ड ऑन नेशनैलिटी। सो यहाँ पे आ गया होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। जनरली जो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी हम मिक्स आउट कर देते हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस अब बड़ा इजी है। होल्ड मतलब पकड़ के रखना, जो कंपनी दूसरी कंपनी को पकड़ के रखती है, उसका कंट्रोल अपने हाथ में पकड़ के रखती है, उसकी ऑनरशिप अपने हाथ में रखती है, उसे हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। इसे हम पेरेंट कंपनी भी कहते हैं, क्योंकि जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। सब्सिडरी कंपनी आ गई चाइल्ड कंपनी, मीन्स बच्चे। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसका कंट्रोल ऑनरशिप उसके हाथ में नहीं बल्कि किसी दूसरी कंपनी के हाथ में होता है। यही उन्होंने यहाँ पे भी बताया हुआ है कि होल्डिंग कंपनी मीन्स कंपनी, या प्रॉपर ये डेफिनेशन दी है सेक्शन वाइज, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल बता दोगे कि होल्डिंग कंपनी का जो टॉपिक है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में आ रहा है, और सब्सिडरी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 में आ रहा है। बाकी डिफाइन आप सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन उन्होंने बहुत डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दी हुई है, इसीलिए मैं आपको अपने नोट से फटाफट से समझा देती हूँ कि कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। ये मैंने क्रॉस लगाया लिख करके, सिर्फ हमने सेक्शन करना है कि एक कंपनी है जो ओन करती है, कंट्रोल करती है दूसरी कंपनी के एसेट्स को, उन्हें स्ट्रेटेजिक गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है, मैनेजमेंट ओवरसाइट भी, मीन्स उसे सब कुछ उसे दूसरी कंपनी को प्रोवाइड करना है, उसकी इन्वेस्टमेंट सब कुछ मैनेज करना है, ऑनरशिप अपने हाथ में लेनी है, कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। ऐसा क्या होता है कि जब हम अलग अलग एसेट्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें अपनी सब्सिडरीज बनाते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। स्ट्रेटेजिक गाइडेंस हमें उसे प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल गाइडेंस भी हमें उसे प्रोवाइड करनी होती है। इससे क्या बेनिफिट होगा होल्डिंग कंपनी को कि उसका रिस्क मैनेज हो जाएगा। अगर उसकी 4 सब्सिडरीज हैं तो एक में लॉस हुआ, तीनों में तो प्रॉफिट होगा ना, तो रिस्क मैनेज हो गया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर वो इतनी 4 कंपनीज है उसकी, तो ऑब्वियस है वो ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदेगी, इनमें बांटू तो उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा। ईजी असेस मिल जाएगा रिसोर्सेज का, एक्सपर्टाइज का, क्योंकि हो सकता है जो एक होल्डिंग कंपनी है उसके पास वो एक्सपर्टीज ना हो जो इस वाली सब्सिडरी के पास हो। फाइनेंस उसका जो है फ्लेक्सिबल हो जाएगा। नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जैसे 3G कैपिटल, वर्किंग ग्रुप। फर्दर ये टाइप्स दी हैं थोड़ी सी कि प्योर होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो सिर्फ और सिर्फ शेयर्स लेती है दूसरी कंपनी की, उसका बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल नहीं करती। इमीडिएट होल्डिंग कंपनी वो होती है जो होल्ड करती है डायरेक्टली अपने सब्सिडरीज के शेयर्स, और ऑपरेटिव वो होती है जो उसे ऑपरेशनल और गाइडेंस सपोर्ट प्रोवाइड करे, वो ऑपरेटिव सब्सिडरी होगी। वैसे इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी जो उसे इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट आ गया सब्सिडरी कंपनीज, वो कंपनी जिसे ओन और कंट्रोल कोई दूसरी कंपनी करती है। सब्सिडरी कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी की गाइडेंस ओवरसाइट में, उसके देख रेख में जो है वो अपने ऑपरेशंस करती है, डिसीजंस लेती है। यहाँ पे मेजॉरिटी जो है ऑनरशिप की वो होल्डिंग कंपनी के पास होती है। ऑटोनॉमी इनको बिल्कुल, इंडिपेंडेंस जो है वो थोड़ी सी होती है, लेकिन ये अल्टीमेटली अपने पेरेंट कंपनी को रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसे आंसर करेंगे फाइनेंशियली, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। इनके रिसोर्सेज भी शेयर हो जाएंगे। बेनिफिट्स ये है इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि इनके पास खुद इतना पैसा नहीं होता, एक्सपर्टाइज मिल जाता है, इनका रिस्क शेयर हो जाता है, कॉस्ट बच जाती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए खुल जाती है। एग्जाम्पल है इंस्टाग्राम, गूगल, व्हाट्सएप। टाइप्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज में आता है होली ओन सब्सिडरी, मीन्स जिसमें 100% शेयर ओनरशिप जो है वो पेरेंट कंपनी की है। पार्शियली ओन्ड जिसमें लेस देन 100% ऑनरशिप पेरेंट कंपनी की है। ज्वाइंट वेंचर और सब्सिडरी मीन्स जो ओन भी की है, कंट्रोल भी किया किसी दूसरी कंपनीज ने, यहाँ पे कंपनी की बात है, यहाँ पे कंपनीज ने, 2 और मोर कंपनीज।
एज पर द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2017 जो होल्डिंग कंपनी है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपना कंट्रोल जो एक्सरसाइज कर सकती है व्हेन मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर ईदर इट्स ओन और टुगेदर विद 1 और मोर ऑफ सब्सिडरीज। मीन्स जब उसकी मोर देन हाफ जो वोटिंग पावर है उसकी हो या और 2-3 सब्सिडरीज की हो। नेक्स्ट आ गया सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग। सेक्शन 19 कहता है कि कोई भी सब्सिडरी कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी में अपने शेयर्स नहीं उसके ट्रांसफ़र कर सकती, ना ही उसमें अपने शेयर्स ले सकती है। लेकिन एक्सेप्शंस हैं कि जब होल्डिंग कंपनी ऐसे शेयर्स रिप्रेजेंट कर रही है जो लीगल रिप्रेजेंटेड डिसीज्ड मेंबर्स के। मीन्स सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी में जो पेरेंट कंपनी है उसमें वो शेयर्स पकड़ के रखे हैं जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के डिसीज्ड मेंबर्स हैं। मीन्स जो एक बंदा था वो मर गया, उसने होल्डिंग कंपनी में शेयर्स लिए हुए थे, अब बाद में होल्डिंग कंपनी ने उनको अपनी सब्सिडरी बनाया, पहले तो नहीं थे ना। अब जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके शेयर्स जो है उस होल्डिंग कंपनी में रहेंगे। वेयर सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स शेयर्स एज ए ट्रस्टी बनाकर उसने जो शेयर्स लिए हैं, जब शेयर होल्डर वो तब बना था उस कंपनी का जब वो उसको उन्होंने सब्सिडरी या होल्डिंग का रिलेशनशिप उसमें नहीं आया। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ 3 एक्सेप्शंस हैं ट्रस्टी वाली। शेयर होल्डर तब बने जब सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी का उन दोनों कंपनीज में रिलेशनशिप नहीं था, वो दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट थी, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिसीज्ड पर्सन। ठीक है जी। सो नेक्स्ट एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एक्स है, उसने क्या किया 99% ऑफ शेयर्स जो है वो वाई कंपनी के खरीद लिए। इट मीन्स वाई कंपनी सब्सिडरी कंपनी है और एक्स जो है वो होल्डिंग कंपनी है। यहाँ पे उन्होंने दिया वो कि माना कि होल्डिंग कंपनी जो है बहुत बड़ा शेयर होल्डर होता है, दूसरी एक कंपनी है अब एक्स है, उसने अगर 99% शेयर्स खरीद लिए तो इट मीन्स एक्स का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हो गया वाई के लिए एक्स कंपनी। माना कि होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर होती है, लेकिन फिर भी ये दोनों डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटीज़ हैं और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इनमें नहीं हुआ एजेंसी का तो हम ये नहीं कह सकते कि जो वाई है वो एक्स का एजेंट है। इनमें एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी ये इसका एजेंट बनेगा, अदरवाइज ये सिर्फ इसकी होल्डिंग कंपनी रहेगी, अदरवाइज ये सेपरेट एंटिटीज़ होंगी दोनों। सो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी दोनों ही बेनिफिट है, एक को असिस्टेंस मिलती है तो दूसरे का रिस्क मैनेज होता है। ठीक है। सो ये था हमारा टॉपिक सब्सिडरी कंपनी का, जो बहुत ही ईजीली हमने नोट से समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर आउट कर रहे हैं अपना कंपनीज बेस्ड ऑन नेशनैलिटी और इमर्जिंग कंपनीज। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आया हो। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।